हम लोग मानचित्रों के द्वारा जो केबीसी नैनो पब्लिकेशन का पुस्तक है, उसके माध्यम से हम लोग जो भारत का भूगोल देख रहे थे, तो अगला चैप्टर है हमारा चौथा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है भारत के तटीय सीमा रेखा एवं समुद्री क्षेत्र, कोस्ट लाइन एंड द मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया। कोस्टल एरिया के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो देखते हैं कि इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन ऐसे लाइन है जो आपके लिए उपयोगी है, और यह पुस्तक कितना उपयोगी आपको पता ही होगा। तो जब भारत का भूगोल अच्छे से आप समझते जाएंगे तो निश्चित है कि धीरे धीरे करके ही आप क्या करेंगे कि इस पर पकड़ बनते हुए चला जाएगा। सबसे पहले जो आपका इसमें दिखाई पड़ रहा है कोस्टल एरिया यानी कोस्ट, तट। पूछ दे कि भाई तट क्या होता है, तो कह रहा है किसी समुद्र, नदी, तालाब आदि के किनारे। किनारा जो होता है वही तट कहलाता है। जो किनारा होता है वही क्या होता है, तो वही तट कहलाता है। जो किनारा होता है वही तट कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब क्या है कि आप भारत के मानचित्रों का जब ध्यान देंगे तो पाएंगे कि भारत अरब सागर, बंगाल के खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसके साथ साथ अब देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत कई सारे देशों से भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। अब यह क्या होता है कि चारों तरफ से फैला हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका काम का चीज है कि प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश राज्य तटीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये वाला एरिया तटीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहां तक भान समझ में आ रहा होगा। हिंद महासागर के तटीय देशों में क्या है कि भारत के तटीय सीमा क्या है कि सबसे लंबी है, सबसे लंबी है। यहां पे ध्यान दिखाई पड़ेगा। अब यह आपको टोटल अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर लक्षद्वीप सारे एरिया को जब आप मिलाएंगे तो आपको तटीय द्वीप समूह मिलाकर जो कुल लंबाई हमारा बनता है 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर बनता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमको समझ में आया कि सर भारत की तटीय रेखाएं हिंद महासागर में जितने भी देश हैं उससे सबसे बड़ा है। एक बात। दूसरा, आखिर है कितना, तो तटीय सीमा हमारा जो है कि 7,516.6 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और यहां आपको दिखाई पड़ रहा है कि भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा, अगर हम यूटी को छोड़ दें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एक चीज और कि यह अरब सागर से लेकर बंगाल के खाड़ी सारे क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। तटीय क्षेत्र फैला हुआ है। यहां तक आप देख रहे होंगे। अब भारत के तटीय राज्य पूछता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है कि सर भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है। तो आपको 9 जब कह दे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 9 तटीय राज्य में आपको पश्चिम देखना है और अरब सागर की तरफ और बंगाल के खाड़ी की तरफ देखना है। तो 9 तटीय राज्यों में 5 जो ऐसे राज्य हैं, जो 5 ऐसे राज्य हैं जो आपको पश्चिमी तट पे हैं, और 4 जो होंगे, 4 ऐसे राज्य हैं जो पूर्वी तट पे है। तो पश्चिमी तट के जो 5 राज्य हैं क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है। मानचित्र को एक बार देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। पूर्वी हिस्से में चलेंगे तो उड़ीसा, सॉरी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। 5 4 9 हो जाता है। अब आपसे जो प्रश्न पूछे जाते, एक तो प्रश्न पूछता है कि केवल टोटल कितने 9 तटीय राज्य है, तो 9 बता देंगे। एक प्रश्न यहां से सॉर्ट आउट कर लेंगे। दूसरा, यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि तटीय की वह कौन सा राज्य है जिसका तटीय एरिया सबसे अधिक होता है, वह तटीय एरिया सबसे अधिक विकसित है या विस्तृत है। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि गुजरात। अब यहां कह रहा है कि तटीय राज्य और उसके तट रेखा की लंबाई। यहां से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। आप प्रश्नों का मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सही सर ने कहा कि भाई तटीय राज्य और उसकी लंबाई, किस राज्य की तटीय लंबाई अधिक है। तो आपको पहले नंबर पे ध्यान रखना है। पश्चिम क्षेत्र में आप जाएंगे, आपको पता है कि तत्काल प्राइम मिनिस्टर गुजरात से आते हैं, तो उनको भी याद रखिए और साथ भी गुजरात को याद रखिए। तो एक नंबर पे सबसे अधिक लंबा तटीय क्षेत्र आपको किसका है, तो गुजरात का है, 1214.70 एक नंबर पे। ठीक है। आपको एक नंबर पे किसको रखना है, यहां पे ध्यान रखना है, एक नंबर पे आपको रखना है गुजरात को।
दूसरा आपको दिखाई पड़ेगा, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि सबसे अधिक, अगर आप सीक्वेंस में पूरब और पश्चिम की बात करेंगे, लेकिन पहले दूसरे नंबर पे सबसे अधिक दिखाई पड़ेगा आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का ध्यान रखना है। दूसरा लंबा तटीय राज्य अगर पूछता है तो आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का है। पहला आपको गुजरात और दूसरा पूर्वी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश का। यह दो डाटा आपको ख्याल रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप देखेंगे कि पूरब से पश्चिम अगर सजाने की बात कर दे कि पश्चिम तटीय राज्यों की जो तटीय लंबाई है उसको 1 2 3 4 करके रखा जाए 5 में, तो पहले आपको रखना चाहिए 1 नंबर पे आपको 1 नंबर देना है गुजरात को, दूसरा नंबर देना है आपको महाराष्ट्र को, नंबर 2 महाराष्ट्र को देना है क्योंकि 652.60 किलोमीटर लंबा महाराष्ट्र का तटीय रेखा है। दूसरा, तीसरा नंबर आपको देना चाहिए केरल को। किसको देना है? इधर केरल को, वह 569.770 है। तीसरा, इस पे ध्यान रखने की जरूरत है। चौथा आपको दिखाई पड़ेगा, चौथे नंबर पे कर्नाटक को रखिए और 5वें नंबर पे गोवा को रखना है। तो गोवा आपको 101, कितना है? 101 किलोमीटर का तटीय रेखा लंबाई आपको दिखाई पड़ेगा गोवा का। तो ये तो एक सीक्वेंस हो गया, लेकिन पहला और दूसरा पूछ दे तो पहला गुजरात और दूसरा आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल में हम चलते हैं तो सॉरी पश्चिम कर्ण पूर्वी हिस्से में जब चलेंगे भारत के, तो आपको दिखाई पड़ेगा आंध्र प्रदेश। 1 नंबर पे आंध्र प्रदेश को रखना है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु को रखना है क्योंकि आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर लंबा है तटीय रेखा। उसके बाद तमिलनाडु में आ जाना है, आंध्र के बाद तमिलनाडु देखेंगे 906। ठीक है। ओवरऑल अगर पूछता है तो 1 नंबर पे गुजरात, दूसरा पे आपको रखना है आंध्र प्रदेश, तीसरा पे रखना है तमिलनाडु। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उड़ीसा दिखाई पड़ेगा। उड़ीसा आपका 476.40 मतलब 40 किलोमीटर लंबा तट रेखा है। और लास्ट में पश्चिम बंगाल 157.50 50। तो यहां तक के आपको डाटा याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ओवरऑल 9 राज्यों का तटीय रेखा सजाने के लिए कहा जाए तो 1 नंबर पे आप किसको रखेंगे भाई? 1 नंबर पे आपको रखना क्या है कि गुजरात को रखिएगा, दूसरा आंध्र प्रदेश को रखना है, तीसरा आपको रखना है तमिलनाडु को रख लीजिएगा, तीसरा, चौथा पे आपको महाराष्ट्र को रखना है। ऐसे बढ़ते आपको चलना है, चौथा 4 तक महाराष्ट्र को रख के सजा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसी को बढ़ते हैं तो कह रहा है कि भारत के तटीय राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। कौन है? गुजरात है। इसके पश्चात आपको आंध्र प्रदेश का है, दूसरा आंध्र प्रदेश का है, और सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य पूछता है आपसे तो क्या बता दीजिए कि गोवा है। कहाँ है? गोवा है। बात समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप देखिए सजाने की बात कर रहा है तो 5 सबसे अधिक लंबी तट रेखा वाले 5 राज्य, 1 नंबर पे गुजरात को रखा है, दूसरा आंध्र प्रदेश को रखा है, तीसरा तमिलनाडु का, चौथा महाराष्ट्र और 5वां केरल। बात समझ में आ रहा होगा। तो ये अभी हमने जस्ट चर्चा किया है कि इन राज्यों को सीक्वेंस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, भारत की तटीय रेखा को समझ सकते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। अब सबसे छोटी वाले पांच को देख लीजिए। तो गोवा हो गया 1 नंबर पे, दूसरा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तीसरा कर्नाटक हो जाएगा, चौथा उड़ीसा हो जाएगा और 5वां केरल हो जाएगा। ये 5 सबसे छोटे बढ़ते हुए क्रम में दिखाई पड़ेगा। तो सबसे छोटा राज्य गोवा है आपको तटीय रेखा वाला, यह ध्यान रखने की जरूरत है। अब क्या है कि यूटी भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो बता दीजिए कि भाई कुछ नहीं, 4 है। 4 में कौन कौन है? तो आपको पुदुचेरी मिलेगा ही, दादर नगर हवेली मिलेगा और दमन दीप, दादर नगर हवेली, दमन और दीप। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के मुख्य भूमि के तट पर स्थित है, जो क्रमशः पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट पर स्थित है। यह दोनों जो है यूटी वाला जो राज्य है वह भी पूरब और पश्चिम तट पे स्थित है, यह ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अब कहा कि पुडुचेरी 3 राज्यों के तट पर स्थित है। पुडुचेरी 3 राज्यों के तट पर स्थित है। दादर नगर और दमन द्वीप 2 राज्यों के तट पर स्थित है, दादर नगर और दमन द्वीप। तो यहां देखा जाए कि यूटी में 3 राज्यों के तट पर स्थित पुडुचेरी क्या क्या, तमिलनाडु के तट पर देखेंगे तो पुडुचेरी और कराईकल, यह अभी पीछे में हमने बताया था। या
या जो है आपको ये वाला एरिया जो है पुडुचेरी या आपको फ्रांसीसियो के अधीन था, जिसे 54 में क्या किया, भारत सरकार को सुपुर्द करने का काम किया था। दूसरा, आंध्र प्रदेश के तट पर यनम दिखाई पड़ेगा, केरल तट पर आपको माहे दिखाई पड़ेगा। ये चारों को मिला दीजिएगा, पुडुचेरी, कराईकल, यनम और माहे, तो अब मिलके तब पांडिचेरी या पुडुचेरी बन जाता है। यहाँ पे आपको दूसरा चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो राज्यों पर स्थित स्थित आपको यूटी के जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, तो गुजरात के दक्षिण तट पर स्थित है आपको दमन एवं दीप, दमन एवं दीप। वहीं महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित है दादर नगर हवेली। तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब कहा है कि दो केंद्र शासित राज्य आपको अरब सागर मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप देख ही रहे हैं, मैप को देख रहे होंगे, तो आपको लक्षद्वीप हमने देखा है कि आपको अरब सागर में है, और बंगाल के खाड़ी में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछे जाए आपसे कि तटीय केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ठीक है सर अच्छी बात है, तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन की सबसे लंबी तट रेखा वाला जो यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है, तो बताना है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा तट रेखा वाला यूटी कौन है, तो आपको बताना है दादर नगर हवेली दमन और दीप। दमन और दीप वहां 1962 किलोमीटर है, दादर नगर हवेली और दमन और दीप मिलकर 42 किलोमीटर, 42.50 किलोमीटर पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जरा उसी लाइन को यहाँ लिखा है, भारत के चार तटीय केंद्र शासित प्रदेश, उसके तट रेखा की लंबाई। तो एक नंबर पर लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी लंबाई 1962 किलोमीटर है। दूसरा आपको दिखाई पड़ रहा है लक्षद्वीप, व्यवस्थित ऑर्डर में 132 किलोमीटर है। तीसरा पुदुचेरी, यह 47.60 यानी कि लगभग 42.5 किलोमीटर। और चौथा है दादर नगर हवेली दमन और दीप, टोटल 8 यूटी में 4 आपको दिखाई पड़ा, 42.50। तो भारत के 4 तटीय केंद्र शासित राज्यों में पहला आपको दिखाई पड़ना है कि पहला बोलना है कि सर सीधा सीधा बात है कि आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और लास्ट में दादर नगर हवेली दमन दीप। यहां तक की चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अब आया है फोल्ट, भ्रंशन। अब भ्रंशन के कारण क्या हुआ कि भारत के पश्चिमी तट प्राकृतिक पोताश्रय नेचुरल पोर्ट के लिए अधिक अनुकूल हुआ। भ्रंशन के कारण ही आपको बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह आपको दिखाई पड़ रहा है, ये विकसित हुआ। एक चीज ठीक है। अब पश्चिमी तटीय सीमा रेखा को अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि पहले गुजरात तट मिलेगा एक, ठीक है, 4 तट में। तो गुजरात तट हो गया, दूसरा कोकण तट हो गया, तीसरा कन्नड़ तट हो जाता है, और चौथा मालाबार तट। अगर भारत का मानचित्र अगर बना दिया जाए यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि आपको तटीय रेखा आपका विकास जो हुआ है, तो आप देख लीजिए कि यहाँ से पश्चिमी हिस्सा में, तो पश्चिमी हिस्सा में जब आप देखेंगे यहाँ पे इस मानचित्र पर, तो पहले गुजरात तट होगा, फिर गुजरात तट के जस्ट नीचे आप आ जाएंगे तो कोकण तट दिखाई पड़ेगा, फिर नीचे आप चल जाएंगे तो कर्नाटका में आपको कन्नड़ तट, और लास्ट में जो आपको केरल वाला हिस्सा है वह हिस्सा मालाबार तट पे आपको दिखाई पड़ेगा, मालाबार तट पे दिखाई पड़ेगा। इसी मालाबार तट पे आपको वास्को डी गामा आया 1498 में, और वहां से कंपनी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे यूरोप की कई सारी कंपनियां भारत में व्यापार करते हुए दिखाई पड़ेगा। और जिसको एक चीज और बताना चाहेंगे कि जिनका भूगोल अच्छा होता है उनका इतिहास भी अच्छे तरीके से हैंडल हो जाता है, क्योंकि कम लिखकर वो अच्छे तरीके से डिजाइन कर लेते हैं कि कौन सी घटना किस क्षेत्र का है। तो इससे क्या होगा कि उनका बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, और कम तरीके से कम शॉर्ट में बना के अपने चीजों को बेहतर कर लेते हैं। तो ये था, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कच्छ की खाड़ी के सहारे, आप देखेंगे कच्छ की खाड़ी जो गुजरात के हिस्से में है, कि विस्तृत तट पर ज्वार नदमुख, एकाकी द्वीप और दलदल एवं भृंग पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा तटीय क्षेत्र है जहां पे आपको ज्वार नदमुख, एकाकी द्वीप और दलदल भूमि या भृंगीय दिखाई पड़ता है। तो कच्छ की खाड़ी के सहारे विस्तृत तट जो होते हैं वहीं पे आप देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ
गुजरात के वलसाड में क्या हुआ है कि भावनगर तक निगमन तट का उदाहरण है। कौन सा? निगमन निम्गन तट है, जहां खाई युक्त ज्वार नदमुख दिखाई देता है, जैसे नर्मदा और ताप्ती नदियों के ज्वारमुख। अगर पूछेगा कि किस नदियों का ज्वार नदमुख दिखाई पड़ता है, तो बताना है कि सर नर्मदा और ताप्ती नदी, यह अरब सागर में गिरती है, यहाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यह आपको डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों ऐसी नदियां हैं कि यह ज्वार नदमुख का उदाहरण है। ठीक है, एक। दूसरा कि भ्रंश घाटी में बहती है, यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और यह पश्चिमी तट की नदी आपको अरब सागर में गिरते हुए दिखाई पड़ेगा। तो यह डाटा आपको याद रखना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोंकण तट के उत्तर में दमन से लेकर गोवा तक विस्तृत है। दमन, कोंकण तट विकसित कहाँ है? तो दमन से लेकर गोवा तक एक निगमन तट है, जहां ब्रिगी, लहर, अपरदित चबूतरे, अंडाकार कटान, स्कैट आदि निगमनता का सूचक है। बात समझ में आ रहा होगा। कन्नड़ तट उत्तर में गोवा से लेकर मंगलूर तक विस्तृत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहां दिखाई पड़ेगा मालाबार तट मंगलूर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक विस्तृत है, जो यहाँ पे उन्मग्नता और निगमता का मिश्रित लक्षण प्रस्तुत करता है, यह ध्यान रखिएगा आप। आइए हम लोग देखते हैं इसको। कहा है कि बैकवाटर, पश्च जल की उपस्थिति क्या है? निम्नगनता का सूचक होता है। यहाँ अपतटीय रोधिकाओं सहित लेगुन का क्रम पाया जाता है, जिन्हें स्थानीय रूप से कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। तो यह इसका पर्यटन के दृष्टि से काफी उपयोगी हो जाता है। आप अब चले आइए इसके, क्योंकि उस चैप्टर पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पश्चल या कयाल के बारे में विस्तृत तरीके से हम बताने का काम करेंगे। यहाँ क्या है कि हम लोग चीजों को इस चैप्टर पे जो काम का चीज है उसको देखते चलते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा कि भारत के पूर्वी तटीय सीमा रेखा को दो भागों में विभाजित आप कर सकते हैं। उत्तरी सरकार तट, मतलब यहाँ उत्कल तट एवं गोलकुंडा तट, दूसरा कोरोमंडल तट। यहाँ पे जरा देखा जाए इस मानचित्र को, यहाँ से हम लोग मानचित्र को समझते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग कर रहे थे, यहाँ तट की बात अगर आ जाए तो आप देखेंगे कि गुजरात तट ये एरिया दिखाई पड़ा, और यहां से लेकर गोवा तक आपको कोंकण तट दिखाई पड़ेगा, यहाँ आपको कन्नड़ तट दिखाई पड़ेगा, और लास्ट में तमिलनाडु के हिस्से तक मालाबार तट दिखाई पड़ेगा। तो यह तटीय क्षेत्र देख रहे थे। हमने कहा कि तटीय क्षेत्रों में, तटीय राज्यों में सबसे ज्यादा लंबाई आपको एक नंबर पे किसका था? गुजरात का था। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का था, बात समझ में आ रहा होगा। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु को रखे थे, चौथे पे महाराष्ट्र को रखे थे, और सबसे कम तटीय लंबाई वाला राज्य अगर कोई पूछता है तो एक नंबर पे गोवा पे दिखाई पड़ेगा। दूसरा हमने कहा कि यूटी का ध्यान रखेंगे तो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा तटीय लंबाई वाला यूटी कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और दूसरी तरफ सबसे कम आपको दादर नगर हवेली दमन द्वीप था। यह सारा चीज हमने बताने का आपको काम किया था। यहां तक बात समझ गए होंगे। अब यह 4 पूर्वी तटीय राज्य, 5 पश्चिमी तटीय राज्य, समुद्र में स्थित 2 केंद्र शासित राज्य, और मुख्य भूमि तट पर स्थित 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब पूर्वी तट को जब आप देखेंगे तो यहां पे आपको 2 हिस्से में बांटा गया पूर्वी तट को। पहला हिस्सा जो है आपको उत्तरी सरकार यानी कि उड़ीसा से लेकर आप यहां तक आप बढ़ जाएंगे, और दूसरे हिस्सा को आंध्र प्रदेश का हिस्सा से मिलाकर तमिलनाडु के क्षेत्रों को आपको दिखाई पड़ेगा। इस हिस्सा को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये आपको दिखाई पड़ेगा, उत्तरी तट और कोरोमंडल तट, 2 हिस्सा इसको आप देख पा रहे हैं। पूर्वी हिस्से में उत्तरी सरकार तट में दिखाई पड़ा कि हुगली नदी पश्चिम बंगाल तथा कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के मध्य विस्तृत एक उमगन तट है। बात समझ रहा होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि उत्तरी सरकार तट कहां से? हुगली नदी से लेकर
कृष्णा नदी तक के क्षेत्र को आप देख पाएंगे कि आपको उत्तरी सरकार तट है। ठीक है, इस क्षेत्र में इस तट पर क्या क्या उदाहरण मिल सकता है? तो पुलिन बीच मिल जाएगा, बालिका स्तूप मिल जाएगा, बालिका स्तूप मिल जाएगा, जीवा स्पीट पाए जाते हैं। इस तट के दो भाग होते हैं। अब दो भाग में उत्तरी सरकार तट में उत्कल तट और गोलकुंडा तट। ठीक है, कोरोमंडल तट कृष्णा नदी, देखिएगा कोरोमंडल तट का जब बात करेगा तो कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी, अभी हमने जस्ट चर्चा बताया था, अभी आपको बताया ही हूं कि कृष्णा नदी से लेकर आपको मतलब आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्रों को आप क्या कहेंगे कि कोरोमंडल तट है। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे आप एक चीज, अपतटीय रोधिका की अधिकता होती है लेकिन लेगून का अभाव होगा। यहाँ पे लेगून का क्या होगा, आप कोरोमंडल तट पे लेगून का अभाव दिखाई पड़ेगा। अब एक चीज और दिखाई पड़ रहा है, लक्षद्वीप तट। अब लक्षद्वीप यहाँ पे परवाल भित्ति, आपको चारों तरफ क्या होगा कि लक्षद्वीप में परवाल भित्ति, तो पूछेगा कि लक्षद्वीप किस प्रकार का उदाहरण है, तो परवाल भित्ति का उदाहरण है। यह भी आपको याद रखना चाहिए। अब अंडमान द्वीप समूह का तट मिश्रित प्रकार के हैं, जहां पे भृगी क्लिप्स निम्न तट के सूचकों में परवाल भीतियां एवं ज्वारनदमुख के अतिरिक्त अपतट रोटकाएं भी उन्मत्तता का सूचक है। अब यहाँ पे मिश्रित, आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो तट है वह क्या है कि मिश्रित प्रकार का है, तो यह ध्यान रखिएगा। यहां तक हम लोगों ने देखने का काम किया है। अब एक चीज जो आपको जानकारी होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून। देखिए, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और जिम्मेवारियों का निर्धारण करता है तथा समुद्री साधनों के प्रयोग के लिए नियम की स्थापना करता है। इसे 1982 में अपनाया गया और 94 से प्रभावी हो। अब हमने कल भी चर्चा किया था कि जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून या संधि है, इसको लाया गया कि दुनिया के देश इसी कानून के तहत क्या करे कि समुद्री संसाधनों का उपयोग करे और वो अपने सीमा को सुरक्षित बनाने का काम करे। तो सर्वप्रथम यह कानून आपको दिखाई पड़ेगा कि वर्ष 1982 में लाया गया था और इसे नवंबर 1994 से प्रभावी बना दिया गया। तो भारत निश्चित है कि इसमें पार्टिसिपेशन करेगा। भारत ने क्या किया कि 1995 से इसे अपना लिया और इसके तहत समुद्री संसाधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत समुद्र को भारतीय संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है, 3 तरीके से किया गया है। प्रादेशिक सागर और सन्निहित क्षेत्र, दूसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 3 चीज आपको दिखाई पड़ेगा। तो जब इसके बारे में हम अगर पता करेंगे तो यह उससे एक बार पहले देख लीजिए कि प्रादेशिक सागर, टेरिटोरियल सी, टीएस, या क्षेत्रीय सागर, यह क्या है भाई, तो आपको 12 समुद्री मील, प्रादेशिक तट मतलब आधार रेखा से 12 समुद्री मील, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रादेशिक सागर के बारे में। यहां पे क्या होगा तो दूरी तक फैला होता है 12 समुद्री मील तक। इसके हवाई क्षेत्र, समुद्र, सीबेड, सबसाइडल तटीय देशों की संप्रभुता होता है। यह तटीय देशों की संप्रभुता होता है। इसमें जो है जीवित और गैर जीवित दोनों संसाधन शामिल होते हैं। अब इसमें क्या है कि 12 समुद्री नॉटिकल मील में जो एरिया होता है उस पर भारत सरकार की पूरी अधिकार होती है। इसमें कोई बाह्य देश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अब एक नॉटिकल मील पूछा जाए तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.885 किलोमीटर, यह आपको ध्यान रखना है। बेस लाइन, तो बेस लाइन एक आया है यहाँ पे, बेस लाइन अंतःस्थल से सागर की ओर निकलने वाले भाग को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। यह तट के साथ साथ तटवर्ती देशों द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त निम्न जल रेखा है। आधार रेखा अगर आपसे पूछ देगा कि आधार रेखा क्या है, कि जो मेन आपका एरिया है वहां सागर की ओर निकलने वाले भाग को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं।
एक सीधी रेखा को क्या कर रहा है, मिला रहा है, इसलिए हम लोग आधार रेखा कहते हैं। यह तट के साथ साथ तटवर्ती देश द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त निम्न जल रेखा है। कौन सा रेखा है, निम्न जल रेखा होता है। आंतरिक जल, इंटरनल वाटर, IW, स्थलीय भाग में आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहा जाता है। आधार रेखा के भूमि किनारे पर होता है, जिसमें खाड़ी और छोटे खंड होते हैं। ठीक है, बीच में एक शब्द आया है, उसको हम लोग देखने का काम किए। फिर आया सन्निहित क्षेत्र, कॉन्टिजिनस जोन, CZ। तो सन्निहित क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेगा कि आधार रेखा से 24 समुद्री मील नॉटिकल मील की दूरी पर होता है। इस क्षेत्र में आपको क्या करना है कि तटीय देशों को अपने क्षेत्र के भीतर राजकोषीय, आव्रजन, स्वच्छता और सीमा शुल्क कानूनों के उल्लंघन रोकने और दंडित करने का अधिकार होता है। इस क्षेत्र में आपको सन्निहित क्षेत्र में क्या है, न्यायाधिकारिता का अधिकार होता है उस देश का। उस देश का क्या होता है, न्यायाधिकारिता का अधिकार होता है। ठीक है, परंतु हवाई और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए यह क्षेत्र लागू नहीं होता है। इसका मतलब है कि हवाई पट्टी अगर वहां बना हुआ है तो वह सबके लिए यूज हो सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आधार रेखा स्थल का है। अब देखिए जल है, तो जल और आधार रेखा स्थल का है। यहाँ पे ध्यान से आप मानचित्र को देखेंगे तो यहाँ क्या है कि 12 नॉटिकल मील यहाँ पे प्रादेशिक सागर क्षेत्र है। 12 नॉटिकल मील, यहाँ से ठीक आगे बढ़ेंगे तो आपको 24 नॉटिकल मील पर क्या मिल जाएगा, संलग्न क्षेत्र मिल जाएगा। और वहां से जस्ट आगे 200 मीटर तक आप जाते हैं, नॉटिकल मील तक जाते हैं, तो यह क्या हो गया, अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो जाता है। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आपको क्या होगा, इसमें क्या करता है कि वह देश या जो समुद्र तटीय देश है या लगा हुआ जो देश है, तटीय देश सभी प्राकृतिक संसाधनों का खोज, दोहन, संरक्षण, प्रबंधन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नए द्वीपों का निर्माण का संप्रभु अधिकार होता है। कोई दूसरा देश इस क्षेत्र में कोई आर्थिक क्रिया नहीं कर सकता है, लेकिन परिवहन के लिए उपयोगी है। अब आया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ध्यान रखना है कि आखिर पूछ दिया जाए कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ क्या है, तो आपको बताना है कि सर ऐसा तटीय क्षेत्र या तट से जुड़ा हुआ जो 200 समुद्री नॉटिकल मील समुद्र के अंदर तक जो एरिया जाता है वह आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ बोला जाता है। एक, अब इसमें जो भी देश तट से जुड़ा हुआ है वह क्या करेगा कि यहाँ रिसर्च करने का काम करेगा, यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान करने का काम करेगा। इस क्षेत्र के जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का दोहन कर सकता है। दूसरा देश इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता है, केवल और केवल आप क्या कर सकता है, तो इसमें आप परिवहन कर सकता है, आ जा सकता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जैसे श्रीलंका के आसपास में चाइना का जहाज जब आता है तो भारत चिंतित हो गया कि कहीं जासूसी करने के लिए तो नहीं आ गया है, और चाइना कोशिश कर रहा है कि समुद्री क्षेत्र पर भी अपना अधिकार बढ़ाने का काम करे, जिससे क्या होगा कि वहां के संसाधनों का दोहन बड़े स्तर पर कर सकते हैं। तो आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र पता चल गया। अब कहा है कि भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिल रखी है, भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिल रही है। IC, अब कहा है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ जो है आपका EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यह जो है इसके बाद उच्च सागर का विस्तार होता है जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। EEZ के जस्ट आगे उच्च सागर वाला क्षेत्र होता है, और जहां पे क्या होता है उस क्षेत्र में सभी देशों को क्या होता है कि आपको सब समान अधिकार प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देख लिया जाए, अब हम इसको देखते हैं कि उड़ीसा से देखिए कि ये आपको बंगाल की खाड़ी में चले जाएंगे तो उड़ीसा हमारा जो तट है यहाँ से 12 नॉटिकल मील, कहाँ बढ़ना है आपको, 12 नॉटिकल मील जब बढ़ेंगे तो प्रादेशिक सागर मिल जाएगा। कौन सा सागर, प्रादेशिक सागर मिल जाएगा। वहां से फिर तट से आपको 24 किलोमीटर तक बढ़ना है। तो सन्निहित क्षेत्र या समीपस्थ मंडल यह आपको दिखाई पड़ रहा है, यह भी भारत का
एरिया हो गया है। इससे आगे जाएंगे तो 200 नॉटिकल मील। अब देखिए तट से लेकर आपको 200 नॉटिकल मील EEZ, EEZ जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यहां तक क्या है कि कोई दूसरा देश आके हमारे एरिया में आ रहा है, कोई दूसरा देश यहाँ पे शोध नहीं कर सकता है, रिसर्च नहीं कर सकता है। जब भी करेगा 200 नॉटिकल मील तक तो क्या करेगा कि भारत इसका फायदा लेने का काम करेगा। तो हमने क्या सीखा इस चैप्टर को पढ़ने से, यह चैप्टर क्या एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या उपयोगी हो गया। तो हमने पहले बताया कि तट किसे कहते हैं, एक हमने समझाने का काम किया कि तट क्या होता है, एक। दूसरा कि भारत में पूरब और पश्चिम दो हिस्से को ध्यान से अब देखेंगे तो पाएंगे कि बंगाल के खाड़ी पूर्वी हिस्सा में और अरब सागर, इस दोनों पे भारत के त्रिभुजाकार है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। और यहाँ पे क्या है तट का विकास हुआ है, प्राकृतिक तरीके से आपको विकसित किया गया, नेचुरल तरीके से विकसित है। तो जो विकसित है तो पूरे आपको पश्चिम से दक्षिण मतलब उत्तर से दक्षिण तटीय विस्तार का बात करेंगे तो गुजरात तट, गुजरात तट से बढ़ते हुए कोकण तट, कोकण तट से कर्नाटक और कर्नाटक तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट ऐसे विभाजित हुआ। तो दूसरी तरफ आप देख पाए कि पूर्वी क्षेत्र में तटीय तट का विभाजन किया गया है। तो उत्तरी सरकार तट और लास्ट में कोरोमंडल तट। फिर आपको हमने सिखाया कि कौन कौन से राज्य हैं जिन राज्यों की तटीय क्षेत्र आपको सबसे बड़ा लंबाई अधिक है। उन राज्यों का आपको नाम ने हमने बताया कि केरल को गुजरात को 1 नंबर पे सबसे अधिक तटीय क्षेत्रफल वाला राज्य क्या है, आपको टोटल 9 राज्यों में 5 पश्चिमी तट पे और आपको 4 पूर्वी क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। तो इसमें गुजरात 1 नंबर पर। फिर दूसरा हमने कहा कि उड़ीसा का आंध्र प्रदेश, दूसरा क्या है आंध्र प्रदेश। तो ये 9 तटीय राज्यों के बारे में हमने समझाने का काम किया। फिर हमने कहा यूटी में हमने समझाया यूटी में कौन ऐसे राज्य हैं जो सबसे अधिक तटीय क्षेत्र को एरिया को कवर करता है। तो अंडमान निकोबार। दूसरा आपको सबसे कम में दादर नगर हवेली दमनदीप है। हमने फिर बताया राज्यों में कहा कि सबसे कम तटीय क्षेत्र वाला तटीय लंबाई वाला राज्य कौन है, तो गोवा है। तो ये सारी जानकारी। फिर हमने कहा कि तट से जब 12 नॉटिकल मील बढ़ते हैं, जब 12 नॉटिकल मील अगर आप बढ़ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, तो यह भी हमने आपको समझाने का काम किया। 12 नॉटिकल मील से जब आगे बढ़ रहे हैं तो कौन सा आपका है प्रादेशिक सागर, ठीक है, प्रादेशिक क्षेत्र या प्रादेशिक सागर। फिर वहां से बढ़िएगा तो संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील। और वहां से तट से लेकर क्या है कि 200 मीटर तक जब आप बढ़ते हैं तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये आपको, तो ये सारे जानकारी आपको होना चाहिए और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर था, यह चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो गया है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में अगला चैप्टर। उम्मीद करूंगा कि यह क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगा और धीरे धीरे क्या है कि आप भूगोल को बेहतर तरीके से डाइजेस्ट करते चलेंगे। तो उम्मीद है कि आपका एग्जाम आगे तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे उसे तैयारी आपकी बेहतर होते चले जाएगी।